हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। बच्चों आज हम एक सीरीज लेके आए हैं जिसका नाम भी बड़ा जबरदस्त नाम है अंतिम वार नीट पार। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये क्या है। तो ये एक सिंपल सा एक इंपल्स है और एक ऐसा इंपल्स कि आप नीट के पार हो जाए। देखिए तैयारी तो आप कर ही रहे हैं, लगातार इतने समय से आपने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत मेहनत से और बहुत डेडिकेशन के साथ में आपने तैयारी की। लेकिन होता क्या है कि एग्जाम से पहले आपको एक इंपल्स की रिक्वायरमेंट होती है और वो एक ऐसा इंपल्स जिससे कि आप जस्ट क्रॉस कर जाए। तो हमारी कोशिश ये है कि हम आपको वो चीज प्रोवाइड करें और एक कोशिश है कि आपके सिलेक्शन के लिए हम कुछ ना कुछ थोड़ा सा ही, भले थोड़ा सा ही एक कंट्रीब्यूशन दे दें। तो बेसिकली इस सीरीज में क्या करेंगे वो मैं आपको बता दूं। इस सीरीज में हम PYQ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लास्ट अप्रॉक्स 8 to 10 ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं नीट में और किस तरीके से फ्रेम होते हैं उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और चैप्टर बाई चैप्टर भी इसको देखेंगे और देखेंगे कि चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं जिससे कि क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमने लिया है, सिलेक्ट किया है, वो किया है सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो तैयार है किस चीज के लिए? तैयार है अंतिम वार के लिए और नीट के पार के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक हमने आपको बताया कौन सा है। आज का टॉपिक हमारा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या सॉल्यूशन इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में बेसिकली क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि इसमें दो पार्ट होते हैं। एक जगह पर हम लोग सॉल्यूशन यानी कि कंसंट्रेशन टर्म्स को डिस्कस करते हैं, यानी कंसंट्रेशन टर्म्स को डिस्कस करते हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स में हम लोग क्या क्या चीजें सीखते हैं? नॉर्मेलिटी सीखते हैं, मोलैलिटी सीखते हैं, मोलैलिटी सीखते हैं, फॉर्मेलिटी सीखते हैं, मोल फ्रैक्शन सीखते हैं, मोल फ्रैक्शन सीखते हैं। ठीक है, ये सारे टर्म्स हम यहां पर कंसंट्रेशन के फॉर्म में देखते हैं। फिर उसके बाद में फिर हम सॉल्यूशन में क्या देखते हैं, देखिएगा मैं एक बार फटाफट रिवाइज कर रहा हूं। फिर हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में बेसिकली हम लोग जो डिस्कस करते हैं वो तीन टाइप के यहां पर सॉल्यूशनों को देखते हैं, तीन टाइप के विलेनों को देखते हैं। इंग्लिश हिंदी में दोनों को कंबाइंड फॉर्म में हम यानी कि दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन यानी कि विलियन के प्रकार, तो वहां पर हम बेसिकली तीन प्रकार का देखते हैं। पहला देखते हैं गैस प्लस लिक्विड, एक पहला ये देखते हैं जिसमें हम लोग सीखते हैं हेनरी लॉ। याद आ रहा होगा क्या सीखते हैं हम लोग वहां पर? हेनरी लॉ सीखते हैं। सेकेंड हम लोग बात करते हैं लिक्विड की बात करते हैं। तो लिक्विड में हम लोग क्या सीखते हैं? बेसिकली थर्ड मतलब सेकेंड वाले पॉइंट पे हम लोग राउल्ट्स लॉ को यहां पर देखते हैं। राउल्ट्स लॉ यहां पर यूज किया जाता है। ठीक है, यहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं? हेनरीज लॉ यूज करते हैं। ठीक है, और थर्ड में जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो वहां पर हम लोग देखते हैं सॉलिड प्लस लिक्विड, और सॉलिड और लिक्विड में जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो वहां पर हम लोग बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। याद आ गया होगा, यही तो चीजें होती हैं। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को जो हम लोग डिस्कस करते हैं तो हम देखते हैं कितने टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वहां पर होती है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में बेसिकली हम लोग 4 टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अणुसंख्य गुणधर्म। तो अणुसंख्य गुणधर्म को हम लोग देखते हैं जिसमें से पहला अणुसंख्य गुणधर्म जो होता है वो क्या होता है? वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। यहां लिख दे रहा हूं मैं, यहां पर हिंदी में लिख दे रहा हूं, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। ठीक है, इसको हम लोग वहां पर देखते हैं। ठीक है, क्लियर है। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोला जाता है। नेक्स्ट सेकंड हम लोग डिस्कस करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं परासरण दाब, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? परासरण दाब बोलते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है उसको डिस्कस किया जाता है। थर्ड में हम लोग बात करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन
बॉइलिंग पॉइंट। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं बच्चों क्वथनांक में उन्नयन। क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, इस चीज को डिस्कस करते हैं। और फोर्थ जो होता है उसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हम लोग क्या डिस्कस करते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं हिमांक में अवनमन। ठीक है, क्लियर है? इतनी बातें याद हो गई होंगी, याद आ रही होंगी। हाँ भाई, ऐसा कुछ हम लोग देखते थे और ऐसा कुछ हम लोग पढ़ते थे। ठीक है, फिर लास्ट में फिर आप लोग क्या पढ़ते हो? एक और चीज पढ़ते हो जिसको बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर आई। यही तो है इस चैप्टर के अंदर, यही तो सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्या? कंसंट्रेशन टर्म्स, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन में कितने? गैस लिक्विड में हेनरीज लॉ देखा जाता है। हेनरीज लॉ याद आ रहा होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इनटू द हेनरीज कांस्टेंट। याद आ रहा होगा नहीं होगा? यानी कि गैस का आंशिक दाब की बात करते हैं, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू उस कंडीशन पे कितना हो जाएगा? मोल भिन्न गुणा क्या था वहां पर? हेनरी नियतांक। उसको हम लोग वहां पर देखते हैं। ठीक है, क्लियर? सेकंड में हम लोग क्या बोलते हैं? लिक्विड लिक्विड, द्रव द्रव का विलयन, जहां पर राउल्ट लॉ के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। और थर्ड जो हम लोग डिस्कस करते हैं वो करते हैं सॉलिड प्लस लिक्विड, यानी कि किसकी बात करते हैं? जहां पर हम लोग बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अनुषंगिक गुणधर्म। तो याद आ गया होगा आपको सारी चीजें। चलिए, बीच बीच में मैं आपको क्वेश्चन के साथ में उस चीज का डिटेल भी बता दूंगा कि उस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी होती हैं। तो आओ बच्चों, शुरुआत करते हैं, पीवाईक्यू देखना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन ही हम लेके आ रहे हैं। और ये क्वेश्चन देखिए कहां से मिलता है। ये क्वेश्चन कहां से मिल रहा है, किस जगह से क्वेश्चन रिलेट कर रहा है? तो ये क्वेश्चन जो है बेसिकली रिलेट कर रहा है लिक्विड लिक्विड से। याद आ रहा होगा किससे कर रहा है? लिक्विड लिक्विड, यानी कि द्रव द्रव, द्रव द्रव। अगर आपके पास में दो हैं, दो द्रव हैं, उनसे ये चीज यहां पर आ रही है, लिक्विड लिक्विड से ये क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन को भी देखते हैं, उससे पहले उसके कुछ बेस समझ लेते हैं कि क्या होता है लिक्विड लिक्विड में, क्या चीजें हम लोग ध्यान रखते हैं और क्या चीज हम लोग पढ़ते हैं। क्या चीज हम लोग पढ़ते हैं उसको पहले देखते हैं, फिर हम क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो हम क्या क्या देखने वाले हैं पहले उसी को देख लेते हैं। हम लोग बात करते हैं लिक्विड लिक्विड में, और लिक्विड लिक्विड में हम लोग क्या देखते हैं कि ए हमारे पास में एक लिक्विड है, बी हमारे पास में एक लिक्विड है। ए जो है वो एक लिक्विड है, वॉलेटाइल यानी कि वाष्पशील द्रव है। बी जो है वो भी एक वॉलेटाइल वाष्पशील द्रव है। और जब हम इसकी बात करते हैं, ए की बात करते हैं, तो इसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर हम लोग देखते हैं पी नॉट, पीए नॉट जिसको हम लोग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं पीए नॉट को बोलते हैं उस द्रव का शुद्ध रूप में वाष्प दाब, यानी कि शुद्ध रूप में ए का वाष्प दाब जो होता है उसको हम लोग पीए नॉट बोलते हैं। और जब बी की बात करते हैं तो उसके लिए बी लेते हैं, पीबी नॉट लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई। पीए नॉट क्या होता है? पीए नॉट होता है ए का शुद्ध रूप में वाष्प दाब, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड ऑफ ए इन द प्योर स्टेट। यहां पर भी वही चीज हो गई ए और बी के लिए। फिर हम लोग क्या चीजें देखते हैं? फिर हम इसका मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्न देखते हैं। मान लेते हैं एक्स ए है, यहां पर मान लेते हैं एक्स बी है। फिर ये किसके अकॉर्डिंग देखा जाता है? फिर यहां पर राउट्स लॉ लगता है। राउट्स लॉ लगता है। राउट्स लॉ क्या कहता है कि उस लिक्विड का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो उसके प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। ठीक है, कौन बताता है? राउट्स लॉ बताता है। राउट्स लॉ यहां भी वही बात बोलता है। तो क्या बोलता है? पीबी इक्वल टू यहां कितना होगा? पीबी नॉट एक्स बी, ये कंडीशन यहां पर होगी। ओके, ये चीज समझ में आ गई है। ये रिलेटिव, ये यहां पर के राउट्स लॉ के बेस पर बात कर रहे हैं, ये राउट्स लॉ के बेस पर बात कर रहे हैं। फिर उन दोनों को आपस में ऐड करते हैं, पीटी लेके आते हैं। और पीटी किसके फॉर्म में लेके आते हैं? डाल्टन्स लॉ, डाल्टन के नियम के अनुसार। तो डाल्टन्स लॉ लेके आते हैं पीटी, और पीटी इक्वल टू क्या होता है बेटा? पी ए प्लस पी बी होता है। इसको ऐड कर देते हैं, और ऐड करने पर फाइनली जो निकल के आता है वो होता है पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। बेटा ये चीज निकल के आती, याद आ गया होगा, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। तो पी टी इज इक्वल टू क्या होता है यहां पर? पी ए नॉट एक्स ए प्लस आता है
PB0XB, ये चीज यहां पर निकल के आती है। क्लियर हो गया? तो दोनों लिक्विड हैं, दोनों लिक्विड के लिए बात करते हैं, दोनों लिक्विड का वेपर प्रेशर आपस में ऐड कर देते हैं, दोनों लिक्विड का जो आंशिक वाष्प दाब होता है उन दोनों को यहां पर योग कर देंगे, तो उस जगह पर उस विलयन का कुल दाब जो होगा, वो कुल वाष्प दाब जो होगा वो यहां पर ज्ञात हो जाता है। याद आ गया? ऐसे तो पढ़ते थे। अच्छा, यहां पर एक चीज और भी पढ़ते थे, याद करो, यहां पर एक और चीज भी थी कि XA प्लस XB दोनों के मोल भिन्नों का योग 1 होता है, यानी कि दोनों के कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का एडिशन 1 होता है। ये चीज हम लोग यहां पर पढ़ते थे। और एक और चीज यहां पर पढ़ते थे कि अगर वेपर फेज में हो जाए, इन वेपर फेज, यानी कि अगर कोई एक कंपोनेंट वाष्प में हो जाए, वाष्प में, तो वाष्प में हो जाए तो उसका जब मोल भिन्न निकाला जाता था, जैसे मान लेते हैं किसी ए का वाष्प में मोल भिन्न निकालना होता है, तो फिर उसको कैसे निकालते हैं? PYA, ये वाष्प में मोल भिन्न यानी कि वेपर में मोल फ्रैक्शन, इसको निकालते हैं। तो ये कैसे निकालेंगे? PA0XA डिवाइड बाई P टोटल, है ना? PA0XA डिवाइड बाई P टोटल। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन इसलिए क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये क्या था? जो कोई भी कंपोनेंट या कोई भी घटक अगर वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो उस कंडीशन पे उसके मोल भिन्न कैसे निकाले जाएंगे? तो उस घटक का जो आंशिक वाष्प दाब होगा बटा कुल दाब, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द ए इन द वेपर फेज इक्वल टू द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द ए डिवाइड बाई टोटल। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, रिवाइज भी हो गया। लिक्विड के लिए अपन ऐसा कुछ करते थे। अब आते हैं चलिए क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्या है? चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो, दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन आपके पास में है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपके सामने ये है, और अगर आप हिंदी मीडियम के प्यारे प्यारे बच्चे हैं तो उसके लिए ये। ठीक है, तो चलें देखते हैं क्या है। PA एंड PB आर द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड कंपोनेंट A एंड B। ठीक है, APA और PB दे रखा है respectively of an ideal binary solution. If XA represent the mole fraction of the component A, the total pressure of the solution will be। क्या है? यानी कि PA एंड PB जो है वो लिक्विड दे रखा है। हिंदी मीडियम में आप देखें, एक आदर्श द्विअंगी विलयन के विशुद्ध द्रव A और B के वाष्प दाब दे रखे हैं, PA और PB है। यदि अवयव A और B के मोल प्रभाव XA है कि किया जाए तो विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा? क्या कहना चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि हमने क्या किया, A और B को हमने यहां पर क्या कर दिया? ऐड कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया अपन ने? यहां पर A और B को अपन ने क्या कर दिया? इस जगह पर ऐड कर दिया। एक मिनट, A और B को अपन ने क्या कर दिया? इस जगह पर ऐड कर दिया। ठीक है, क्लियर है? बात समझ में आ गई। अब देखो इस जगह पर क्या होता है उसको देखते हैं। ओके, तो यहां पर क्या हुआ? A है और हमारा B है, ये दोनों लिक्विड हमारे पास में है, ये A और B लिक्विड है। और इसका उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि यार इसका प्योर स्टेट में PA है, इसका प्योर स्टेट में PB है, इसका शुद्ध A PA है और इसका शुद्ध रूप में वाष्प दाब PB। ठीक है, क्लियर हो गया? यहां तक बात समझ में आ गई। मोल फ्रैक्शन किसका दे रखा है? मोल भिन्न किसका दे रखा है? बेटा A का दे रखा है। और ऑप्शन में देखो यहां पर XA के टर्म्स में आपको बताना है। किसके टर्म्स में बताना है? XA के टर्म्स में आपको बताना है। ठीक है, तो XA के टर्म्स में आपको बताना है, तो ये PA हो गया, ये PB हो गया, तो हम XA यहां ले लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गए? अच्छा, दोनों को मिला दिया जाए तो P टोटल हो जाएगा। P टोटल इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लीकेशन ले लोगे तो PAXA प्लस यहां हो गया PBXB। अब ऑप्शन में क्या है? A है, B नहीं है, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा? हमें B हटाना पड़ेगा। तो XA प्लस XB की वैल्यूज कितनी होती है? 1 होती है। तो XB की वैल्यूज कितनी रख दोगे? 1 माइनस XA यहां पर रख दोगे। ठीक है, सिंपल हो गया, क्लियर हो गया। ओके, देन आगे सॉल्व करते हैं। PT इक्वल टू PA यहां पर रखा जाएगा, XA यहां पर हो गया, PB यहां हो जाएगा, 1 माइनस XA यहां पर हो जाएगा। देन सॉल्व कर लो यहां पर, तो PT इक्वल टू कितना हो गया? PAXA प्लस PB माइनस PBXA।
क्लियर है? तो अब सॉल्व कर लो यहां पर, PT इक्वल टू यहां हो गया PB प्लस XA कॉमन ले लिया, ये बच्चा आ जाएगा PA माइनस PB। ये देखो चीज निकल के आपके सामने आ गई, गौर से देखो ये चीज निकल के आ गई है, यही फॉर्मूला आपको यहां पर चाहिए था, यही चीज आपसे पूछी गई थी क्वेश्चन के अंदर, यही चीज पूछी जा रही है। तो PT इक्वल टू PB प्लस XA PA माइनस PB अगर देखा जाए तो देखिए फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। किस ईयर का क्वेश्चन था? 2012 का ये क्वेश्चन था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था 2012 का जो आपसे हो गया। चले आगे, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कंसंट्रेशन टर्म, सांद्रता से लिया गया है, क्योंकि मोलरता के बारे में क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या था कि 6.02 into 10 to power 20 molecule of the urea are present in 100 ml of its solution. The concentration of the solution. क्वेश्चन में है यूरिया के 100 ml विलियन में इसके 6.02 गुणा 10 की घात 20 अणु उपस्थित हैं, इस विलियन की सांद्रता होगी। यानी कि विलियन की सांद्रता आपसे पूछी गई है, कंसंट्रेशन पूछा गया है। यहां पर अगर देखें तो किसमें है? मोलैरिटी में है, यानी कि मोलरता में है। तो मोलैरिटी की अगर बात करते हैं तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम। यानी कि मोलरता को हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं? मोलरता बराबर होता है मोल बटा आयतन, यही तो होता है। क्लियर है? यहां तक बात जानते ही है। अब यहां पर क्वेश्चन के अंदर क्या चीज आपको गिवन है? अगर देखा जाए तो वॉल्यूम आपको गिवन है, कितना है? 100 ml 100 ml आपको क्या गिवन है? आपको आयतन गिवन है, ठीक है। और साथ ही साथ में क्या लिखा गया बेटा? अणुओं की संख्या, अणु बोले गए, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर हम कभी भी एक मोल कोई भी सब्सटेंस लेते हैं तो उसमें जो पार्टिकल होते हैं वो कितने होते हैं? 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि 6.02 गुणा 10 की घात 23 जो होते हैं वो कण होते हैं, ये हमको पता है, ठीक है। अब वो अगर परमाणु के रूप में होंगे तो परमाणु होंगे, अणु के रूप में होंगे तो अणु होंगे, और किस में होंगे? अगर आयन में होंगे तो आयन के रूप में होंगे। सिंपल सी बात है ना। तो यहां पर अगर मैं एक काम करूं, क्योंकि यहां मोल है और यहां पर इतने परमाणु हैं, तो एक काम करें, यहां परमाणु या अणु हैं तो हम इससे मोलों की संख्या निकाल लें, यानी कि नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर लें बाय द हेल्प ऑफ 6.02 इंटू 10 टू पावर 23। तो कैसे मोल निकालेंगे आप? कैसे निकालेंगे? ये जो मोल आपके पास हैं 6.02 इंटू 10 टू पावर 20 डिवाइड बाई कर दो 6.02 इंटू 10 टू पावर 23, यानी कि यहां पर क्या कर दो? 6.02 इंटू 10 टू पावर 20 में इसका भाग दे दो, क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो यहां से क्या निकल के आ जाएंगे? मोल निकल के आ जाएंगे। देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया, कट गया, तो यहां कितना हो गया? 10 टू पावर 20 माइनस 23, इसका मतलब 10 टू पावर माइनस 3 मोल जो होंगे ये निकल गए। बस बात खत्म। तो मोलरता निकालनी है, मोलैरिटी निकालनी है बच्चों। तो मोलैरिटी कैसे निकालोगे? मोल कितने हो गए? 10 टू पावर माइनस 3 हो गए। वॉल्यूम आयतन कितना मैंने बोला? आयतन कितना बोला? 100 ml, 100 हो गया। लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 1000 से भाग देना पड़ेगा, 1000 को लेके ऊपर चले जाओगे, हो जाएगा ना। तो यहां पर सॉल्व करेंगे, यहां पर ये 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 10 टू पावर माइनस 2 आएगा आंसर। 10 टू पावर माइनस 2। देखो 10 टू पावर माइनस 2 का मतलब समझ रहे हो ना? 0.01 है ना। 10 की घात माइनस 2 का मतलब समझ रहे हो? 0.01। तो 0.01 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बच्चा? बी ऑप्शन दिख रहा है, दिख रहा है ना? ये देखो बी ऑप्शन दिख रहा है ना। सिंपल सा क्वेश्चन था, हो गया ना? कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। और किस ईयर का क्वेश्चन है? देखो किस ईयर का है? 2013 का है, 2013। कहीं पर नीट AIPMT बातें की है ना, नाम चेंज होते रहते हैं, तो अपन एक कॉमन ही नाम रख दिया है, बाकी उसमें कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है वो AIPMT हो। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2013 का। 2013 का क्वेश्चन है।
2013 में देखिए क्या क्वेश्चन आया था, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन लोग साथ में। हाउ मेनी ग्राम ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड solution should be used to prepare 250 ml of 2.1 m HNO3? The concentration acid is 70% HNO3. 2 m HNO3 के 250 ml बनाने में कितने ग्राम सांद्रित नाइट्रिक अम्ल का घोल प्रयोग में लाएंगे? नाइट्रिक अम्ल 70% HNO3 है। क्या है ये क्या है क्वेश्चन, क्या कहना चाहता है? पहली बात तो ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? सांद्रता, कंसंट्रेशन वाले टर्म से रिलेटेड है। क्वेश्चन में क्या कहा गया? क्वेश्चन में कहा गया कि कितना वेट होगा, कितना अमाउंट होगा, कितना भार होगा किसका? HNO3 का। और क्या हुआ है, उससे क्या बनाया गया है? ये बनाया गया 2 m HNO3 250 ml, यानी कि 2 m HNO3 2 मोलरता HNO3 250 ml के लिए बनाया गया। क्लियर है? तो चलो पहले तो हम क्या करते हैं, मोलरता ज्ञात कर लेते हैं। और मोलरता कैसे ज्ञात करते हैं, मोलरिटी कैसे निकालते हैं? तो मोलरिटी इज इक्वल टू कितना होता है? नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम, यही तो होता है। मोलरिटी कैसे ज्ञात करते हैं? मोलरिटी हम लोग ज्ञात करते हैं किस टाइप से? मोलरिटी हम लोग ज्ञात कैसे करते हैं? नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम। अच्छा, नंबर ऑफ मोल, मोलों की संख्या क्या होती है बेटा? वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो मोल यहां पर निकालने हैं, तो मोल यहां पर हमको निकालने, सॉरी मतलब हमें मोलरिटी दे रखा है, मोलरिटी दे रखा है और वॉल्यूम दे रखा है, तो मोल यहां से निकाल लेंगे। तो यहां से निकाल लेंगे तो पहले तो मोल ही निकाल लेते हैं, चलो पहले ही कर लेते हैं। तो मोलरिटी कितनी है? 2 है और यहां कितना है? 250 है। अच्छा, इसको किस में लेना पड़ेगा? लीटर में लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां पे कितना हो गया? 1/4, ये हो जाएगा 1/2। 1/2 मोल आ गए बेटा, 1/2 मोल आ गए, 1/2 मोल, 1/2 मोल आ गया, है ना। अब क्या करेंगे? वेट निकालना होगा। तो मैंने अभी आपको वही तो बात बताई है, कैसे निकालेंगे इसको? यहां से निकालेंगे, n इक्वल टू वेट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट, n इक्वल टू वेट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा, इसमें आप वेट निकालना चाहे निकाल लो, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। निकाल लेते हैं, चलो वेट निकाल लेते हैं। तो वेट कितना हो जाएगा? भार कितना हो जाएगा? मोलों की संख्या मल्टीप्लाई बाई अणुभार, ये मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट है, अणुभार है। तो यहां पर हो गया 1/2 गुणा कितना हो जाएगा? इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 63 होता है। तो ये भार निकल के आपके पास में आ गया। ये भार किसका निकल के आ गया? ये इसका निकल के आ गया 2 m 250 ml, 2 मोलरिटी 250 ml का भार निकल के आ गया। अब ये लाइन एक और लिखी गई है, सांद्रित अम्ल 70% HNO3 है। मतलब जो कंसंट्रेटेड अम्ल है, यानी कि जो कंसंट्रेटेड एसिड इज द 70% HNO3, 70% HNO3। दैट्स मीन, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो यहां पर आपने वेट लिया गया है वो कितना है? वो कितना लिया है? वो लिया गया है 70%। वो लिया गया है कितना? 70%, यानी कि जो चीज आपने ली है 70% ली है। होना कितना चाहिए? हमें निकालना कितना है? 100 पे निकालना है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 70%, ये जो वैल्यूज है ना, ये जो मान आपके सामने आया है, ये 70% है, 70% है कि नहीं? 70%। तो 100% कितना? मतलब टोटल हमें अमाउंट चाहिए ना, टोटल कुल हमें भार चाहिए। तो यहां पर आपके पास में इतना हो गया, कितना हो गया? ये 70%। तो 100 कितना होगा? 100 कितना होगा? तो उसको ले कैसे करेंगे? 1/2 इंटू 63, 100 का निकालना है, 100 डिवाइड बाई 70, ठीक है, क्लियर हो गया। 100 डिवाइड बाई 70, या ऐसे कह सकते हैं कि 70% इतना है, मतलब 70% में इतना है, तो 100% में कितना होगा? ऐसे भी कर सकते हैं आप, 100% में कितना होगा। तो इसको जब आप हल करोगे तो ये वैल्यूज आ जाएगी आपके पास में 45 ग्राम, यानी कि इसका मतलब है HNO3 का जो भार यहां पर निकल के आएगा वो होगा 45 ग्राम। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया? सिंपल सा क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था, और किस पर निर्भर करता था? सांद्रता पर। तो 45 ग्राम देखो कौन सा आंसर है? फर्स्ट ऑप्शन है, यानी कि इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है ना? समझ में आ रहा है बच्चों? क्लियर है? क्वेश्चन आपने किया होगा, मैं ये नहीं कहता कि क्वेश्चन आपने नहीं किया होगा, लेकिन जस्ट लास्ट मोमेंट में क्वेश्चन रिपीट हो जाए और कम समय में हो जाए, यही हमारी
रिक्वायरमेंट भी है और ये समय की मांग भी है। ठीक है, तो ये कहां था? 2013 में था। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। एक और क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। क्या है क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं। ऑफ द फॉलोइंग 0.10 m aqueous solution, which one will exhibit the largest freezing point depression? क्वेश्चन देख लें। ऑफ द फॉलोइंग 0.10 m aqueous solution, which one will be exhibit the largest freezing point depression? यानी कि हमें लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन चाहिए, यानी कि डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट लार्जेस्ट चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। हिंदी में भी देख लेते हैं। निम्न में से किसमें 0.10 m जलीय विलयन का सबसे ज्यादा हिमांक में अवनमन होगा? क्लियर है? हिमांक में अवनमन यानी कि अणुसंख्य गुणधर्म। अब अणुसंख्य गुणधर्म यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर हम बात करते हैं तो हिमांक में अवनमन क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है? मैं फॉर्मूले की बात कर रहा हूं। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है डेल्टा TF इक्वल टू KF मल्टीप्लाई बाई M मल्टीप्लाई बाई I। यही तो फॉर्मूला होता है। क्या क्या चीजें होती हैं इसमें? डेल्टा TF क्या होता है? डेल्टा TF होता है हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये होता है आपका डेल्टा TF। KF क्या होता है बच्चा? KF क्या होता है? KF होता है मोलल और एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, अगर इसको हिंदी में बोलते हैं, इसको बोलते हैं मोलल, मोलल उन्नयन, उन्नयन स्थिरांक, उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, और एक बात आपको पता ही होगा कि जो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट होता है वो किस पर डिपेंड करता है? किसके लिए होता है? विलायक के लिए होता है। किसके लिए होता है? सॉल्वेंट के लिए होता है, विलायक के लिए होता है। ठीक है, किसके लिए? विलायक के लिए। विलायक चेंज होगा, सॉल्वेंट चेंज होगा, तो KF जो होगा वो चेंज होगा। M क्या होता है? M क्या होता है? M होता है मोलैलिटी, मोललता, हिंदी में इसको बोलते हैं मोललता। ठीक है, और I क्या होता है? वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर यानी कि वांट ऑफ गुणांक। और I क्या शो करता है? I शो करता है कणों की संख्या, आयनों की संख्या, उस पर निर्भर करता है। समझ गए बात को? ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में देखो मोलरिटी हमको दे रखी है 0.10 m, यानी कि हमारे पास में 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन की मोलरिटी 0.10 m है। ठीक है, क्लियर है? यानी KF विलायक सॉल्वेंट सेम होगा तो KF हमारा सेम होगा, मोलरिटी सेम हो गई। तो सारी बातें किस पर डिपेंड करेगी? सारी की सारी बातें डिपेंड कर जाएगी I पे। इसका मतलब सीधा सा है, सीधा सा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है। वो क्या तरीका है? वो सीधा सीधा तरीका ये है कि I जिसका ज्यादा होगा उसका डेल्टा TF ज्यादा होगा, बस बात खत्म हो गई। I जिसका ज्यादा होगा उसका डेल्टा TF ज्यादा होगा। और याद करो I कैसे निकालते थे? याद करो I कैसे निकालते थे? I क्या करते थे? हम आयंस में तोड़ देते थे। आयंस में तोड़ देंगे यहां पर, क्योंकि 100% डिसोसिएशन की बात चल रही है, तो आप इसको आयंस में ब्रेक कर दो तो क्या हो जाएगा? 2Al + 3 + 3SO4 2- यानी I की वैल्यूज कितनी हो गई आपके पास में? 5। तो बेटा यहां पर I की वैल्यूज 5 हो गई है, समझ गए होंगे। यहां पर I की वैल्यूज 3 हो जाएगी। K2SO4 को आप आयंस में तोड़ेंगे तो 3 आयंस यहां पर मिलेंगे। KCl में यहां पर I की वैल्यूज आपके पास में 2 हो जाएगी, और इसमें तो आयंस होते नहीं है, इसलिए I की वैल्यूज 1 हो जाएगी। तो जिसकी I की वैल्यू ज्यादा होगी उसका डेल्टा TF ज्यादा होगा, यानी जिसका वांट ऑफ गुणांक ज्यादा होगा उसका डेल्टा TF ज्यादा होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? A ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, किसी भी टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो, किसी भी टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो, I अगर बढ़ेगा अणुसंख्य गुणधर्म कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यूज बढ़ेगी, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होता है जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज होंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होगी, और किसी पर डिपेंड नहीं करता है, ना उसके नेचर पर डिपेंड करता है, ना उसके शेप पे डिपेंड करता है, ना उसके बिहेवियर पर डिपेंड करता है, सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे उतना ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी।
समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया, यहां तक कोई दिक्कत वाली नहीं है। तो ये रही बात आपके पास में क्वेश्चन नंबर जो भी था, जो क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन कब आया, क्वेश्चन कब आया, 2014 का ये क्वेश्चन है। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए क्या है इस क्वेश्चन में, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में क्या है वो देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन पूछा गया था वो देख लेते हैं। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन अ 1m एक्वस सॉल्यूशन। 1m जली विलयन में विलेय की मोल अंश कितना है, कितना मोल अंश है, मोल अंश मोल फ्रैक्शन। क्वेश्चन में क्या गिवन है आपके सामने, क्वेश्चन में क्या गिवन है, मोलैलिटी गिवन है, मोललता गिवन है। तो मोललता अगर आपको क्वेश्चन के अंदर दिया जाए, मोललता क्वेश्चन के अंदर कभी भी दिया जाए, और अगर आपको मोल भिन्न मोल फ्रैक्शन निकालना होता है तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला ध्यान रखना होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इज इक्वल टू मोललता बटा मोललता प्लस 1000/18। ये 1000/18 यानी कि 55.5 जो है बेटा, ये किसके लिए यूज किया गया है, ये यूज किया गया है किसके लिए, वाटर के लिए। यानी कि तब हम लगाते हैं जब वाटर हमारा सॉल्वेंट होता है, वाटर हमारा सॉल्वेंट होता है। और इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, एक्वस लिखा है ना, एक्वस हिंदी में क्या लिखा हुआ है, जलीय। इसका मतलब 55.5 यहां पर लगाया जाएगा। 55.5 क्या होता है, एक तरह से कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर होता है, पता नहीं होता है, कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर होता है। और अगर इसकी जगह कोई दूसरा होता तो फिर उसका कंसंट्रेशन यहां पर रखा जाता। कोई भी दूसरा सब्सटेंस होता, कोई भी दूसरा विलायक होता, कोई भी दूसरा यहां पर सॉल्वेंट होता, तो फिर उसका कंसंट्रेशन यहां पर रखा जाता। क्लियर हो गया। चलो अब क्वेश्चन में क्या है, सॉल्यूट है, विलेय के मोल भिन्न निकालने, कैसे निकालेंगे, तो मोलैलिटी 1 हो गया, 1 प्लस 55.5 55.5। तो यहां कितना हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई हो जाएगा 56.5। और बेटा जब इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 0.0177 देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, यानी कितना सिंपल सा आंसर है। कौन सा आंसर है यहां पर, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अगर हम कहते हैं आपको सॉल्यूट नहीं सॉल्वेंट का चाहिए, विलायक का चाहिए, तो विलायक का चाहिए तो क्या करना पड़ता, सॉल्वेंट की बात करें विलायक का चाहिए होता तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट लगा देते हैं। क्या होगा, सॉल्वेंट का चाहिए होगा तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो दो बातें ध्यान रखिएगा, पहले किसका पूछा गया है वो, और दूसरा यहां पर क्या है, वाटर ही होता है, नॉर्मली वाटर ही होता है। लेकिन अगर वाटर नहीं है तो उस कंडीशन पे जो भी विलायक वहां पर होगा, जो भी सॉल्वेंट होगा, उसकी कंसंट्रेशन, उसकी सांद्रता यहां पर रखी जाएगी। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। तो ये रहा आपके पास में 2015 का क्वेश्चन, 2015 का क्वेश्चन। कितना सिंपल क्वेश्चन आते थे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि 4 मार्क्स तो आपके पास सीधे सीधे हैं। ओके चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट 2016 में क्वेश्चन क्या था उसको देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, इनकरेक्ट पूछा गया है, इनकरेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर आइडियल सोल्यूशन। हिंदी में है, आदर्श विलयन के लिए निम्न में से कौन सा एक गलत है। देखो आइडियल सॉल्यूशन, हम जब विलयन की बात करते हैं, जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हम दो चीजें यहां पर पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं आइडियल सॉल्यूशन और एक पढ़ते हैं हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हिंदी में अगर बात करें तो इसको बोलते हैं बच्चों आदर्श विलयन, और इसको बोलते हैं हम लोग अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में क्या चीजें होती हैं, हम लोग आइडियल सॉल्यूशन उनको बोलते हैं जहां पर पार्टिकल्स जो होंगे, यानी कि सेम पार्टिकल्स है, इन सेम पार्टिकल है, यानी कि हमारे पास में जो समान कण हैं उनके बीच में लगने वाला जो बल है, उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो सेम होता है किसके, डिफरेंट पार्टिकल के बीच में, डिफरेंट पार्टिकल के बीच में, यानी कि अलग अलग जो है उनसे सेम होता है। अगर ऐसा है तो वो वहां पर क्या होंगे,
आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। और यहां पर अगर ऐसी कंडीशन हो जाए, यानी ए और बी के बीच की बात कर रहे हैं, इस कंडीशन पे अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर अगर ये सेम नहीं होते हैं, यानी इनके बीच में अगर बल समान नहीं होगा, तो उस कंडीशन पे वो क्या होंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई आपको? आइडियल एंड नॉन आइडियल की कहानी ये होती है। अब आइडियल और नॉन आइडियल में फिर कुछ प्रॉपर्टी होती है। क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? पहली प्रॉपर्टी होती है कि जो इनका आयतन होता है, जो आयतन का परिवर्तन शून्य होता है, यानी कि वॉल्यूम चेंज ऑफ वॉल्यूम इक्वल टू जीरो, क्योंकि फोर्स सेम होता है तो वॉल्यूम यहां पर चेंज नहीं होगा। यहां पर फोर्स नहीं है तो वॉल्यूम चेंज ऑफ वॉल्यूम जीरो नहीं होगा। दूसरी बात है, यहां पर जो इंथैल्पी होती है, चेंज ऑफ इंथैल्पी जो होती है वो जीरो होती है। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो चेंज ऑफ इंथैल्पी जो होती है वो जीरो नहीं होती है। ठीक है, फिर एक और चीज होती है, इंट्रोपी की बात करते हैं। देखो यहां पर भी इंट्रोपी जो होती है, जो इंट्रोपी की बात है उसका मान बढ़ता है, इनके लिए भी जो इंट्रोपी के जो वैल्यूज होती है वो बढ़ती है। और फिर गिव्स यानी कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, ये लेस देन जीरो होता है, और यहां पर भी डेल्टा जी लेस देन जीरो होता है। तो ये चीजें होती है आइडियल एंड नॉन आइडियल के लिए, आदर्श व अनादर्श के लिए ये चीजें होती है। ठीक है, क्लियर है? चलो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमें क्या पूछा गया बच्चों? हमें पूछा गया है आदर्श विलयन, यानी कौन सा, आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए देखो, डेल्टा जी मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो, नहीं, बिल्कुल नहीं है। डेल्टा मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा मतलब नहीं पूछा गया, सॉरी इनकरेक्ट पूछा गया, इनकरेक्ट पूछा गया। हाँ, तो इनकरेक्ट पूछा गया, तो इनकरेक्ट में आपको समझ में आ गया कौन सा इनकरेक्ट होगा। ये देखो आप, इनकरेक्ट पूछा गया है, तो इनकरेक्ट वाली कंडीशन में पहले ही आपको दिख रहा है इनकरेक्ट, है ना, पहले ही आपको दिख रहा है, तो यही आपको इनकरेक्ट दिख रहा है। इनकरेक्ट मैं यहां लिख दे रहा हूं, इनकरेक्ट। क्लियर? ये देखो करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, और ये देखो डेल्टा पी, पी ऑब्जर्व माइनस पी कैलकुलेटेड, यानी कि पी ऑब्जर्व माइनस पी कैलकुलेटेड, यानी कि जो ऑब्जर्व किया और कैलकुलेटेड किया, तो भाई डेल्टा पी में कोई चेंज ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो ही होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स सेम है, जो बल लग रहा है वो समान है, तो कोई भी दाब में परिवर्तन नहीं होगा। तो नहीं होगा क्योंकि आयतन में परिवर्तन नहीं है, तो प्रेशर में कोई चेंज नहीं है, तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो अगर हम देखें तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, जो इनकरेक्ट ऑप्शन हमें बताना था वो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन कर होगा। तो ये किसका है, 2016 का ये क्वेश्चन आपके सामने, और मैंने आपको रिवाइज करवा दिया फटाफट, क्या कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा दिया, ये भी रिवाइज करवा दिया कि उसमें क्या क्या चीजें होती है। चलो बच्चों आगे देखते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। इतनी बातें आपने समझ ली है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2016 में एक और क्वेश्चन था। देखिए इसमें कभी कभी वैसे तो नॉर्मली होता है क्या है कि अगर लास्ट के हम मैंने आपके सामने 2012 से लेना स्टार्ट किया और 2020 तक मैं ले रहा हूं, यानी कि लगभग 8 साल 9 साल को मैं साथ में लेके चल रहा हूं, तो आप देखो इसमें क्वेश्चन हर साल आया हुआ है, यानी कि इसका मतलब 2021 में भी इस साल भी क्वेश्चन आएगा। अब वो क्वेश्चन कैसा होगा, किस कॉन्सेप्ट पर होगा, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर हम पैटर्न देखें तो क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं पर बार बार रिपीट कर रहा है। जैसे आइडियल नॉन आइडियल में रिपीट ज्यादा करता है, या फिर अगर हम बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अणुसंख्य गुणधर्म, उस पर रिपीट करता है। ठीक है, तो पर्टिकुलर चीजों को देखना है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई बहुत बड़ा चैप्टर भी नहीं है, बहुत छोटा चैप्टर है और बहुत आसानी से आप इस चैप्टर को समझ सकते हो। अब जैसे कि ये क्वेश्चन यहां पर दिया गया, ये वांट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड हो गया। अभी थोड़ी देर पहले हमने आई की बात की थी, वही चीज यहां पर भी है। क्वेश्चन में पूछा गया द वांट ऑफ फैक्टर आई फॉर अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन of the strong electrolyte बेरियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन क्या है, प्रथम विद्युत अपघट्ट बेरियम हाइड्रोक्साइड के तनु जली विलयन के लिए वांट ऑफ गुणांक आई का मान बता दो। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या है, बेरियम हाइड्रोक्साइड है, बेरियम हाइड्रोक्साइड है, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड देखो स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब 100% ये पूर्ण रूप से आयंस में टूटेगा, पूर्ण रूप से आयन में टूटेगा बच्चा, और पूर्ण रूप से अगर आयन में टूटेगा तो यहां कितना Ba+2+2 OH माइनस। तो जब भी अगर कोई पूर्ण रूप से आयन में टूट जाए तो आपको करना क्या है, आपको सीधे सीधे उसके आयनों की संख्या देख लेनी है। तो यहां पर आयन कितने हैं, 1 है या 2 है, तो 1+2 = 3। सीधा सीधा आंसर आपके सामने आ गया। कौन सा आंसर है, देखो ये आंसर हमारे सामने मैच हो गया।
सिंपल सा है। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि ये कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होता, पूर्ण रूप से आयन में अगर ये नहीं टूटा होता, तो फिर क्या होता? कुछ नहीं, फिर कुछ नहीं होता, फिर हम अल्फा ले लेते हैं। फिर कैसे करते हैं इसको? Ba+2 और 2OH माइनस 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा। अल्फा क्या होता है? वियोजन की दर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। होता है नहीं होता है? तो उस कंडीशन में आई की वैल्यूज निकाल दो तो कितना होगा? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। ठीक है, कैंसिल आउट हो गया, आई इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। ये वैल्यूज यहां पर निकल के आ जाते, सिंपल सी बात थी। तो ये रिलेशन निकल के आते से 20% 30% जो होगा वो आई की वैल्यूज को यहां से अपन कैलकुलेट कर लेते थे। ठीक है बच्चों, क्लियर है? समझ में आ रही बात? तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट, सिंपल सा क्वेश्चन 2016 का क्वेश्चन भी अपन ने कंप्लीट कर लिया। चलो देन आगे देखते हैं, आगे और क्या है अपने पास में वो भी देख लेते हैं। 2017 में आ रहे हैं, 2017 में आ रहे हैं। देखिए 2017 में क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर? निम्न में से कौन ताप पर निर्भर करता है? देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ताप पर कौन निर्भर करता है? टेम्परेचर पर कौन डिपेंडेंट होता है? कौन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है? देखिए जिसमें वॉल्यूम होता है, जिसमें आयतन होता है, ध्यान रखिएगा, अगर उस फॉर्मूले में वॉल्यूम है, अगर वॉल्यूम है तो फिर वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ताप पर निर्भर करेगा। अगर आयतन है, क्योंकि ताप बदलोगे तो आयतन बदलेगा, यानी टेम्परेचर चेंज करोगे तो वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा तो फिर उसका जो भी टर्म होगा वो चेंज होगा। अब जैसे कि यहां पर है मोलैलिटी, मोललता, तो मोललता को कैसे लिखते हैं बच्चों? मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट, विलायक का भार। अगर नीचे ग्राम में है तो ऊपर 1000, यानी कि वैसे तो किलोग्राम होता है। तो यहां पर देखो वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, तो क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है? नहीं है, ताप पर निर्भर नहीं कर रहा। दूसरा मोलैरिटी, मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया, इसका मतलब ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्न, मोल अंश, जो भी आप बोलना चाहो, उसके मोल डिवाइड बाय टोटल मोल, मोल ले लेंगे तो क्या इस पर टेम्परेचर इफेक्ट करेगा? ताप निर्भर करेगा? वॉल्यूम नहीं है तो इसका मतलब है ताप भी इस पर निर्भर नहीं करेगा। भार प्रतिशत, वेट परसेंटेज, वेट बाय वेट, क्या इसमें वॉल्यूम है? वॉल्यूम नहीं है तो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होगा। तो कौन होगा? कौन होगा बच्चा? तो हमने आपको बता दिया मोलैरिटी यानी कि मोलरता। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन जो होगा ये हमारा सही है। ठीक है, आगे बात करते, अगले पॉइंट पर चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है? देखो नेक्स्ट एक और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं 2017 का। क्या है इस क्वेश्चन में? इफ मोलैरिटी ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल, मोलैरिटी को डबल कर दिया गया, द वैल्यू ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट Kf विल बी, Kf की जो वैल्यूज है वो क्या होगी? फिर क्वेश्चन को यहां पर देख लेते हैं, हिंदी में क्या बोला गया है। एक तनु विलयन की मोललता का दुगना किया जाए, तनु विलयन की मोललता को दुगना किया जाता है तो मोलल अवनमन स्थिरांक क्या होगा? दुगना होगा, आधा होगा, तिगुना होगा, अपरिवर्तित रहेगा? बताओ बताओ बताओ, आज ही बता, अभी बताया, थोड़ी देर पहले बताया। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट Kf जो होता है, Kf जो होता है वो किस पर डिपेंड कर, किसका होता है? पहली बात तो ये समझ लो, विलायक का होता है, सॉल्वेंट का होता है। किसका होता है? सॉल्वेंट का होता है। तो क्या ये कंसंट्रेशन पर चेंज, जब चेंज करते हैं, कंसंट्रेशन चेंज करते हैं, क्या उस पर डिपेंड करता है? तो क्वेश्चन है बच्चा, नहीं डिपेंड करता है, नहीं करता। टेम्परेचर कंसंट्रेशन, सांद्रता अगर बदलते हैं तो क्या Kf का मान बदलता है? क्या सांद्रता विलयन की बदलते हैं तो Kf का मान बदलता है? नहीं बदलता। क्लियर है? समझ में आ रही बात? और किस पर डिपेंड करता है ये भी आपको बता दूं, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ये भी किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। सिंपल सी बात है। तो मोलैलिटी चेंज करने पर क्या वो चेंज होगा? मोलैलिटी चेंज करने पे क्या वो चेंज होगा? नहीं होगा। तो आंसर हमारा कौन सा होगा? अनचेंज हो जाएगा, यानी कि अपरिवर्तित होगा, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा।
समझ गए बात को? सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो आगे बात करते, अब क्या है हमारे पास में वो भी देख लेते हैं। अब आते हैं 2018 में क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन 2019 में क्वेश्चन है। और 19 में क्वेश्चन क्या है वो आप देखिए। फॉर एन आइडियल सोल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है ना, पहले भी आ चुका है कि आइडियल सोल्यूशन के लिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो याद करो क्या चीजें डिस्कस की, आदर्श विलयन के लिए, आइडियल सोल्यूशन के लिए क्या डिस्कस किया। देखो वही क्वेश्चन नीचे भी है कि आदर्श विलयन के लिए सही विकल्प क्या होगा। तो आइडियल सोल्यूशन के लिए हमने आपको क्या बोला है, डेल्टा V इक्वल टू 0, डेल्टा H इज इक्वल टू 0, डेल्टा S ग्रेटर देन 0, डेल्टा G लेस देन 0। यही तो है। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा ये हमें बताना है। क्या डेल्टा G इक्वल टू 0 होगा? नहीं, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया। क्या डेल्टा S इक्वल टू 0 होगा? नहीं, ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। क्या डेल्टा V डज नॉट इक्वल टू 0 होगा? नहीं, ये भी नहीं होगा। बचा कौन सा आपके पास में, डेल्टा H इक्वल टू 0। बस ये देखिए आप, ये होगा। समझ में आ रही बात? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए डी ऑप्शन हमारा यहां पर करेक्ट होगा, यानी कि इंथैल्पी ऊष्मा परिवर्तन नहीं होती है। तो ऊष्मा परिवर्तन नहीं होती है तो उस कंडीशन पर उसका मान 0 होगा। नेक्स्ट चलो और देखते हैं आगे। अब लेटेस्ट आते हैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन पे कि 2020 में क्वेश्चन क्या था। ये था क्वेश्चन 2020 में। तो चलो देखते हैं। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट KF, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट KF ऑफ बेंजीन इज 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। The freezing point depression of the solution of molality 0.078 m containing non-electrolyte solute in the benzene round of 2 decimal place। बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक KF का मान दे रखा है 5.12। बेंजीन में एक विद्युत अपघट्य विलेय वाले की मोललता हमको दे दी गई है। विलयन का हिमांक अवनमन बताना है 0.2 बिंदु पर। हिमांक अवनमन अभी थोड़ी देर पहले भी क्वेश्चन, यानी कि अगर हम 7-8 साल में देखें तो हिमांक अवनमन पर क्वेश्चन दोबारा आ गया। एक पहले आया था और एक अब आ गया। क्या फॉर्मूला होगा? फॉर्मूला वही है, डेल्टा TF इक्वल टू KF मल्टीप्लाई बाई M मल्टीप्लाई बाई I। यही तो फॉर्मूला है। क्लियर है? अच्छा, यहां पर लिखा है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब विद्युत अनअपघट्य। क्या है? विद्युत अनअपघट्य, विद्युत अनअपघट्य, विद्युत अनअपघट्य। ठीक है, तो यानी कि जो अपघटित नहीं होता, तो विद्युत अनअपघट्य है तो उसके लिए I की वैल्यूज कितनी हो गई? 1। क्लियर हो गया? तो अब क्या फॉर्मूला हो गया? डेल्टा TF इक्वल टू हो जाएगा KF मल्टीप्लाई बाई M। M की वैल्यूज हमको दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है 0.078। कितना आ गया? यानी कि यहां पर आ जाएगा 0.078। और बच्चों यहां पर आपको क्या दे रखा है? KF की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5.12। यही तो है, सिंपल है। तो क्या पूछा गया? और कुछ पूछा ही नहीं गया, सीधे सीधे पूछा गया यार मोललता विलयन का हिमांक अवनमन डेल्टा TF निकाल लो। तो डेल्टा TF इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आई थिंक इसमें आ जाएगा 0.40 केल्विन। ये वैल्यूज हमारे पास में आ जाएगी। तो मिल रहा है ये वैल्यूज? हाँ मिल रही है बेटा, यहां पर मिल रहा है बी ऑप्शन, ये मिल रहा है हमको बी ऑप्शन, यानी 0.40 केल्विन डेल्टा TF की वैल्यूज है। तो ये रहे आपके पास में क्वेश्चन बच्चों। यहां पर हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया 2012 से 2020 के बीच में जितने भी क्वेश्चन सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आए वो सारे हमने डिस्कस कर लिए, और बीच बीच में जो जो कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट थी उसको भी डिस्कस कर लिया। चलो बच्चों फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।